सो वेलकम एवरीबॉडी। ये आज एनएलपी का फर्स्ट डे है। इसके पहले हमने ग्राफोलॉजी किया था। ग्राफोलॉजी एंड एनएलपी। मैं ग्राफोलॉजी का भी नाम बार बार बीच में लूंगी क्योंकि दीज टू साइंस दे आर इंटरकनेक्टेड, अलाइनमेंट में है दोनों के दोनों। और ग्राफोलॉजी से भी हम माइंड को ट्रेन करते हैं, जो कि स्लो प्रोग्रामिंग होता है, क्योंकि हमें कंटिन्यूअसली उसे प्रैक्टिस करते हुए रीप्रोग्राम करना होता है। एनएलपी के बारे में मैं अभी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूंगी। एनएलपी ऐसा है कि ये बहुत फास्ट एक्ट करता है क्योंकि ये डायरेक्ट माइंड पे प्रोग्राम होता है। ग्राफोलॉजी जो कि रिवर्स प्रोग्रामिंग होता है, हैंडराइटिंग के थ्रू मसल मेमोरी में हम उसको फिक्स करते हैं कंटिन्यूअस प्रैक्टिस के थ्रू। ऑन द अदर हैंड एनएलपी डायरेक्टली हम करते हैं माइंड को ट्रेन। अभी एनएलपी क्या होता है, माइंड ट्रेनिंग क्या होती है, आपको पता होगा। बहुत हम मोस्ट ऑफ अस वी आर फ्रॉम स्पिरिचुअल फील्ड, जहाँ पे हम पंच कोशा के बारे में बात करते हैं, 5 बॉडी शीट्स। ठीक है, कोई अगर हिंदी या इंग्लिश किसी में भी कंफर्टेबल नहीं होगा, मैं दोनों मिक्स यूज करूंगी। जनरली टर्मिनोलॉजी इंग्लिश के ज्यादा आएंगे, जहां जहां मुझे हिंदी पता होगा मैं बता दूंगी। तो 5 बॉडी शीट्स, तो इसी में ही हमारा सारा है। एनएलपी एंड ग्राफोलॉजी बोथ आर, आज फर्स्ट डे है, इंट्रोडक्शन होगा, आपके क्वेश्चन आंसर्स लिए जाएंगे और 1 घंटे का ही सेशन होगा, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर माइंड के साथ में हम लर्न करेंगे। मैं यहाँ पे पढ़ाने नहीं बैठी हूँ, यहाँ पे हम एक साथ कुछ सीख रहे हैं। तो सीखने के लिए मैं ये नहीं समझती हूँ कि एक्सपर्ट होना जरूरी है। आई एम एन एनएलपी प्रैक्टिशनर, मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मास्टर प्रैक्टिशनर मेरा 2024 का गोल है। एंड मैंने मल्टीपल, अगेन 2 जगह से मैंने एनएलपी प्रैक्टिशनर किया है। ठीक है, तो एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है, हम एक्सपीरियंस करते करते सीखते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने जो सीखा है वो मैं शेयर करूंगी। ये हम पढ़ नहीं रहे हैं, साथ में मिलके सीख रहे हैं। आपको भी एक्सपीरियंस होगा। एनएलपी और ग्राफोलॉजी इज अ वे ऑफ लाइफ, हम हमारा जिंदगी जीने का वो तरीका होता है। कैसे होता है मैं अभी बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। एनएलपी स्टैंड्स फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मैं डिफरेंशिएट करूंगी ग्राफोलॉजी में न्यूरॉन्स का क्या काम है, मतलब ब्रेन का नर्वस सिस्टम, एंड इसका भी क्या काम है। तो ग्राफोलॉजी का आपने आपने से मोस्ट ऑफ यू आपने अटेंड किया होगा, नहीं भी किया होगा तो रिकॉर्डिंग है ग्रुप में। अगर आप फर्स्ट डे का देखते हैं तो आपको बहुत कुछ ग्राफोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज वहां पे अवेलेबल है। तो ग्राफोलॉजी में आपका न्यूरॉन्स के थ्रू जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट डेवलप होता है, मस्कुलर करंट, तो वो मस्कुलर एक्टिविटी होता है। मसल मेमोरी हम जब कहते हैं तो न्यूरॉन्स एक ब्रेन का पार्ट है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। वहां पे एक थॉट आया, थॉट एक विचार आया, वो विचार ने कुछ कम्युनिकेट किया आपस में, न्यूरॉन्स ने कुछ जनरेट किया एक फोर्स, और वो फिर आया हमारे मसल्स के थ्रू। तो मसल्स के थ्रू कैसे आएगा, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे होता है, वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है, रिटन होता है। तो वर्बल कम्युनिकेशंस हम, टंग हमारा अगर जीभ मूव ही ना करे तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। हम जो बोल रहे हैं, लिप्स के मूवमेंट जब वो टच हो रहे हैं, फोनेटिक्स जो साउंड्स निकल रहे हैं, वो टंग के मूवमेंट से, एंड जो कहाँ टंग जा रहा है, कब लिप टच हो रहा है, तो टंग इज द मेजर एलिमेंट, मतलब वो फैक्टर जो प्ले करता है टंग। वहां से हमारे वर्ड्स आ रहे हैं निकल के, वॉइस आ रही है निकल के। ऑन द अदर हैंड ग्राफोलॉजी में अदर मसल, ये टंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल। ठीक है, हैंड्स अगेन मसल्स, हम पेन को पकड़ते हैं, पेंसिल, पेंट ब्रश, जो भी हम यहाँ से निकलता है दैट इज ऑल्सो ग्राफ। और वही हमारा प्रोग्रामिंग वर्ड्स के थ्रू जो होता है दैट इज लैंग्वेज। न्यूरो इज न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, थॉट्स। थॉट्स जो जनरेट होता है वो आता है वर्ड्स के थ्रू या रिटन कम्युनिकेशन में, राइटिंग के थ्रू। बोथ आर अलाइंड।
जो वर्ड्स हम बोलते हैं वो लिंग्विस्टिक का पार्ट है। लैंग्वेज वो होता है हैबिट। जो हमारा प्रोग्रामिंग सेट हो चुका होता है, सिमिलरली हमारी आदत हो जाती है वैसे ही बात करने की, फ्रिक्वेंटली वही वर्ड्स हम यूज करते हैं लगातार बार बार। प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग जैसे मैंने राइटिंग में भी बोला था, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग, यहाँ पे भी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हमारी जो प्रोग्रामिंग, इसको और अच्छे से समझेंगे। प्रोग्रामिंग इन द सेंस, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कंप्यूटर्स का। कंप्यूटर्स में भी सेम चीजें होती है। कैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम्स होते हैं, अगर हम देखें तो उसमें तीन चीजें होती है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो इनपुट जो होता है वो डेटा, कुछ भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा हम कंप्यूटर में जब फीड करते हैं, इनपुट करते हैं, उसके बाद ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू प्रोसेस होता है डेटा। फिर हमको जो आउटपुट रिक्वायर्ड है, तो वो आउटपुट के थ्रू हम उसे रिसीव करते हैं। दैट इज इनपुट प्रोसेस आउटपुट। सिमिलर वे में एनएलपी भी सेम है। अभी एनएलपी के फाउंडर्स हैं रिचर्ड बैंडलर एंड जॉन ग्रिंडर। रिचर्ड बैंडलर, ही वॉज अ कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर, ठीक है। तो वहां से कंप्यूटर्स का नॉलेज, द एग्जांपल दैट आई गेव, कंप्यूटर इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, सेम कॉन्सेप्ट पे एनएलपी भी वर्क करता है। एंड जॉन ग्रिंडर लिंग्विस्टिक के प्रोफेसर थे, ठीक है। लिंग्विस्टिक इज लैंग्वेज। तो ये दोनों ने एनएलपी को आगे बढ़ाया, दे आर द फाउंडर्स। उसके बाद काफी सारे अदर पीपल केम इनटू द रोल। उन्होंने भी काफी कुछ डिस्कवर किया। इट इज नॉट एन इन्वेंशन, एनएलपी इज अ डिस्कवरी। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, सिमिलर वे, हमने कंप्यूटर में कुछ डेटा फीड किया, मैंने कुछ टाइप किया, या मैंने कुछ वॉइस रिकॉर्ड किया, अदरवाइज मैंने कुछ स्कैन किया, या फोटो मैंने ब्लूटूथ के थ्रू ट्रांसफर किया, या फिर केबल के थ्रू ट्रांसफर किया, तो मैंने इनपुट किया डेटा। अब वो डेटा प्रोसेस होगा प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में, तो वो है हमारा ब्रेन। ब्रेन प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, और फिर वो आउटपुट को हम एनएलपी में आउटकम वर्ड यूज करते हैं। आउटकम, आउटकम मतलब कोई भी गोल होता है, कुछ भी होता है, तो उसका आउटकम क्या है बोलते हैं, आउटपुट क्या होना चाहिए। कंप्यूटर लैंग्वेज में आउटपुट, ਕੰਮ एनएलपी ਕਰੋ के ਬੈਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਪੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ प्लीज प्लीज ਉਹ प्लीज, ਮੇਰੀ गौरवी जी ਵਾਰਸ਼ਿਕ म्यूट म्यूट म्यूट। मैं अगर आप सबको म्यूट कर दूंगी तो फिर आप लोग कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे, इसलिए ज्वाइन होते ही आप अपना ऑन म्यूट रख लीजिए, ठीक है। तो जब मैं कह रही थी कंप्यूटर में हम आउटपुट कहते हैं, एंड एनएलपी में हम उसे आउटकम कहते हैं। आउटकम क्या होगा, मैंने कुछ टाइप किया, मुझे प्रिंट चाहिए, प्रिंटर से मुझे आउटपुट मिल रहा है। अगर प्रिंटर नहीं चाहिए, सॉफ्ट कॉपी चाहिए, तो मेरा जो स्क्रीन डिस्प्ले दिखा रहा है दैट इज आउटपुट। मुझे कुछ और चाहिए, आउटपुट एज आउटपुट, जैसे कि रिकॉर्ड किया, कुछ वॉइस रिकॉर्ड किया, उसे मर्ज किया, कुछ भी किया, तो वो आउटकम क्या है, वो आउटपुट है। सिमिलर वे में हमारे जो भी इंफॉर्मेशन जाते हैं ब्रेन में, वो प्रोसेस होते हैं। इंफॉर्मेशन कैसे जाते हैं, इंफॉर्मेशन जाते हैं थ्रू फाइव सेंसेस, है ना। फाइव सेंसेस हमने पहले से ही जानते हैं हम। आईज के थ्रू, नोज के थ्रू स्मेल, आईज के थ्रू विजन, विजुअल्स, जिसको हम विजुअल्स कहेंगे एनएलपी में, आईज के थ्रू, एंड नोज के थ्रू स्मेल, ईयर, कान के थ्रू हम ऑडियो साउंड, एंड टेस्ट, टंग में जो हमारा टेस्ट जो भी हम लेंगे वो भी इंफॉर्मेशन है, दैट इज टेस्ट। एंड फीलिंग्स, वो स्किन में जो हो जाएगा, दैट इज काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक का मतलब मूवमेंट, ठीक है। तो वो फील होता है, ठंडी हवा आ रही है तो वो फील होता है, महसूस होता है, वो काइनेस्थेटिक है। आंखों से जो हमने देखा, सामने कर्टन है, पर्दा, पर्दे लगे हैं, कौन से कलर के हैं, वो कलर जो हमने देखा वो विजुअल हमारे आईज में देखा। साउंड, साउंड जो हम सुनते हैं, या किसी की बात हम सुनते हैं, या कोई भी साउंड हम, हवा, हवा अगर चल रही है,
हवा की भी कोई आवाज होती है अगर जोर से बह रही है हवा, पानी, झरना, उसका साउंड होता है। ये सारे हमारा ऑडिटरी, ऑडियो के थ्रू हमारे कान में इंफॉर्मेशन जाता है। उसके बाद हमारा टेस्ट बड्स, जो टंग है, वो भी हम कुछ टेस्ट करते हैं, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये सॉल्टी है, ये सारे टेस्ट, कड़वा है, ये सब हमें स्वाद पता चलता है, वो हमारा सेंस ऑर्गन टंग से पता चलता है। स्मेल, कोई कोई स्मेल कहते हैं, ऑयल फैक्ट्री भी कहते हैं। ऑयल फैक्ट्री जनरली वो डॉग्स के अंदर सेंस ऑर्गन होता है, हम स्मेल बोलेंगे। तो स्मेल से हमें पता चलता है कि ये स्मेल कैसी है, खुशबू है, अच्छी स्मेल है या नहीं है, किस तरह की स्मेल है। खाना भी जब बनता है तो एक स्मेल आती है। ऐसे हम ये 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन को इनपुट हमारे ब्रेन तक लेते हैं सेंस ऑर्गन से। और यही इनपुट जो हमने देखा, जो हमने सुना, जो हमने महसूस किया, जो हमने टेस्ट किया, जो हमने स्मेल किया, यही सारा बन जाता है हमारा एक्सपीरियंस। ये जो हमारा एक्सपीरियंस बनता है, ये हमारे मेमोरी में जाके, सबकॉन्शियस मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है, सारा डेटा, सारा इंफॉर्मेशन। तो ह्यूमन ब्रेन बहुत पावरफुल है और इसमें सारा डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी है। जब हम छोटे होते हैं, 14 ईयर्स, बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, तो ये सारा इंफॉर्मेशन एज इट इज हमारे अंदर जाता है, क्योंकि हमारे माइंड में, या जो ब्रेन बोल लीजिए, या फिर माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में फिल्टर नहीं होता, फिल्टर होके नहीं जाता है। जो हमने सुना वही हम मानते हैं, जो हमने देखा उसी को सच मानते हैं। और वैसे ही फिर हमारा प्रोग्रामिंग ऐसा होता है कि हम भी उसको फिर फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, अब ये डेटा तो हमारे अंदर में ऑलरेडी है, इससे हमारा बिहेवियर, हमारी पर्सनालिटी, हमारी हैबिट, ये सब शेप होती है या बनती है। तो आप कम्युनिकेट जो करते हैं, तो कम्युनिकेशन, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज बेसिकली अबाउट कम्युनिकेशन। हमारा ऑलरेडी कुछ कम्युनिकेशन है सेट, हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे कर पाए, ये हमें न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को समझ के अप्लाई करके हम डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बदल सकते हैं। अब कम्युनिकेशन होता है वर्बल ओनली 7 to 8%। 7% जनरली होता है वर्बल, जो हम बात करते हैं। मैं अगर कुछ बोल रही हूँ, जो मेरे वर्ड्स आप तक जा रहे हैं, वो कम्युनिकेशन 7% ही होता है। बाकी के हमारे जो कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, और इंटरनल कम्युनिकेशन ज्यादा होते हैं, जो हम अपने अंदर अपने आप से बात करते हैं। हमारे अंदर में एक इनर चाइल्ड होता है, जो आपस में अपने आप में हमेशा वो कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट करता रहता है, और हमें पता भी नहीं होता है, हम कॉन्शियसली उसे पता नहीं रख सकते, लेकिन वो सबकॉन्शियसली हमारे अंदर हमेशा कम्युनिकेशन चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है, जो हम ऑडियंस के साथ, पब्लिक के साथ, दूसरों के साथ में हम करते हैं, दैट इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो इंटरनल कम्युनिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनएलपी में, क्योंकि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। सामने वाला आपके साथ में कैसा बिहेव करता है, कैसा बात करता है, आपको कैसी नजर से देखता है, या आपके साथ में जो लैंग्वेज यूज करता है, वो लैंग्वेज अगर प्योर है, तो भी टोनालिटी ऑफ वॉइस कैसी है, उसका बोलने का अंदाज कैसा है, वो बहुत मैटर करता है। इसलिए सबकी जैसी जैसी प्रोग्रामिंग होती है, वो वैसे वैसे बात करते हैं, वैसे कन्वे करते हैं अपने मैसेज को थ्रू देयर कम्युनिकेशन। हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, इसके लिए हमको ये इंश्योर करना है कि जो डेटा हम अपने अंदर ले रहे हैं, वो फिल्टर्ड डेटा हो। हमें क्या लेना है, कैसे लेना है, कैसे मॉडिफाई करके लेना है, क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, डिलीट क्या करना है, बदलना कैसे है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ओके, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जैसे मैं कर रही हूँ आपके साथ में, वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। मैं अपने अंदर में जो कम्युनिकेशन कर रही होंगी, अभी भी सबकॉन्शियस मेरा एक्टिव है, मैं आपसे कॉन्शियसली बात कर रही हूँ, सबकॉन्शियस अपना काम कर रहा है, सबकॉन्शियस डेटा ले रहा है, सबकॉन्शियस देख रहा है, सिक्स्थ सेंस से सराउंडिंग में क्या है, सबकॉन्शियस सुन रहा है, आवाजें कहाँ कहाँ से आ रही है, सबकॉन्शियस फील कर रहा है, क्या मुझे गर्मी लग रही है, क्या मुझे ठंडी लग रही है, क्या नॉर्मल टेम्परेचर है।
सबकॉन्शियस फील कर रहा है, अगर कोई स्मेल आएगी तो सबकॉन्शियस उस स्मेल को ले लेगा अंदर। अगर मैं कुछ खा रही होती, अगर मैं पानी पीऊंगी तो उसका जो भी टेस्ट होगा वो मेरा टंग एब्सॉर्ब करेगा और वो सबकॉन्शियस में वो भी जा रहा है। साइमल्टेनियसली मैं आपसे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कर रही हूँ, इंटरनल कम्युनिकेशन अपना ऑटोमेटिक चल रहा है बैकग्राउंड में अपने सबकॉन्शियस में। तो ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। इंटरनल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा होता है, ज्यादातर हम इंटरनली कम्युनिकेट करते हैं। इसलिए क्या हम चूज करें जो हमारे अंदर रहे या स्टोर्ड रहे, और क्या हम चूज करें जो हमारे अंदर फिल्टर होके जाए, और क्या हम चूज करें जो हमारे अंदर से डिफ्यूज हो जाए या फिर उसको हम निकाल दें। तो ये हमारा सबकॉन्शियस क्लीनिंग का प्रोसेस होता है, और सबकॉन्शियस को इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिखाने का एक तरीका होता है। इट इज अ वे ऑफ लाइफ। इसके बारे में हम बहुत कुछ अभी डिस्कस करेंगे, डाउट्स भी लेंगे। तो क्या होता है, आपने जो सुना समझा वो बिलीफ सिस्टम जो होता है उसको आप मानने लग गए। जैसे कि अगर एक टीचर है, पहले के जमाने में होता था टीचर्स स्टूडेंट्स को कुछ भी बोलते थे, गधे हो क्या, पढ़ नहीं सकते क्या, मतलब अच्छे से नहीं लिखा है, ऐसे करके काफी सारी बातें बोला करते थे। सराउंडिंग में भी होता था, रिलेटिव्स भी ऐसे ही बात करते थे। मतलब हर किसी का नहीं था, बट ऐसे सराउंडिंग थी जब अवेयरनेस भी उतना नहीं था। और वो चीज बच्चा के अंदर, व्हेन अ चाइल्ड इज बिलो 14 years, जब वो उसके अंदर में ये उसका पोटेंशियल को सप्रेस करता है कि मैं सच में नहीं कर सकता, मैं सच में नहीं कर सकता। सिमिलरली उस कम्युनिकेशन को अगर हम चेंज कर दें और उसके पोटेंशियल को हम एनकरेज करें कि अगर वो फिर नहीं कर सकता है फिर भी करे, कि कहे कि यस यू कैन डू इट, या आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, अच्छा कर रहे हो और अच्छा कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, तो वो बच्चा मानने लग जाता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। तो यही प्रोग्रामिंग होती है। तो हमारे अंदर में भी है, इनर चाइल्ड ने जो सुना, जो समझा, जो एब्जॉर्ब किया बचपन में, वो आज भी बिलीफ सिस्टम बन के हमारे अंदर में है। और वो बिलीफ सिस्टम जब तक अगर डिफ्यूज नहीं करेंगे हम, अगर डिस एम्पावरिंग बिलीफ है, मतलब जो हमें एम्पावर नहीं कर रही है आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, तो वो डिस एम्पावरिंग बिलीफ है, तो उसको हमें डिफ्यूज करना चाहिए। जो एम्पावरिंग बिलीफ है, कई कई बार अच्छे अच्छे मतलब परवरिश जब होती है फैमिली में, ऐसा रूल बना दिया जाता है कि कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करेगा, परिवार में कोई भी इस तरह की बात नहीं करेगा, अच्छे संस्कार। तो उसका एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि हमेशा पॉजिटिव ही उन्होंने सुना होता है, तो उनको एम्पावरिंग बिलीफ होती है, तो वो अच्छी बिलीफ होती है, वो उनको एनकरेज करती है आगे फ्यूचर में ग्रोथ के लिए भी, सप्रेस नहीं होते हैं वो। तो अगर आपने सुहानी शाह, मैं फॉलो करती हूँ काफी, सुहानी शाह को सुना होगा, मेंटलिस्ट। तो उन्होंने कहा था एक जगह स्टेज पे कि उनके फैमिली में भले उन्होंने पढ़ाई नहीं की, वो मैजिक में और ये शोज में ही काफी बिजी थी शुरू से ही, फर्स्ट स्टैंडर्ड या थर्ड स्टैंडर्ड के बाद उन्होंने पढ़ाई नहीं की। तो सुहानी शाह ने कहा कि उनके फैमिली में पागल वर्ड जो हम यूज करते हैं वो भी अलाउड नहीं था। उनके फादर ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया था कि पागल भी कोई किसी को नहीं बोलेगा। तो वो ऐसी फैमिली को बिलोंग करती है। तो आज वो मेंटलिस्ट है, स्टेज में परफॉर्म करती है काफी यंग एज से, वो काफी ज्यादा अच्छा। तो ये सभी जो मैंने फॉलो किया है कि कैसे प्रोग्रामिंग होती है, कहाँ से अपब्रिंगिंग हो रही है, तो कैसी हो रही है, ये सारी चीजें अब तो हो चुकी है हमारे अंदर। इसको हम एनएलपी के थ्रू जो भी डिसएम्पावरिंग बिलीफ है उसको डिफ्यूज कर सकते हैं। एनएलपी का और क्या पर्पस है और एनएलपी का यूज क्या है, ऐसा नहीं है कि आप कोई प्रोफेशनल है या बिजनेस में है तो ही एनएलपी है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सबके लिए है, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी हो, क्योंकि ये हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन है विद सेल्फ एंड विद अदर्स। तो हम अपने अंदर से क्या कम्युनिकेट करते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन को अंदर लेते हैं, दैट इज वे ऑफ आवर थॉट पैटर्न। एक पैटर्न बन जाता है जिसको हमें ब्रेक करना होता है। इसके बारे में और भी मैं एग्जांपल्स दूंगी। तो ये हो जाता है हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग थ्रू लैंग्वेज। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स का मतलब किससे किससे ये बनता है। बहुत सारे डिस्कवर करने वाले आए, अपना अपने थियरी रखा, उन्होंने डिस्कवरी किया और उसको इनकॉर्पोरेट किया एनएलपी में, न्यूरो लिंग्विस्टिक मतलब जैसे लैंग्वेज से जो यूज करते हैं, हिप्नोसिस, हिप्नोथेरेपी, ये सारा पार्ट है इसी का, एनएलपी का।
तो हिप्नोसिस वर्ड्स के थ्रू भी होता है, लैंग्वेज के थ्रू भी हिप्नोसिस होता है। हम चलते फिरते किसी से बात करते हुए उनको हिप्नोटाइज नहीं मैं बोलूंगी, बट लैंग्वेज से हम उनको ट्रांस में लेके जा सकते हैं। ट्रांस का मतलब जहाँ पे वो हमारी बातें सुनने समझने लगे। तो अगर इसीलिए टोनैलिटी ऑफ वॉइस, हम किस टोन में बात कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम अच्छे टोन में बोल रहे हैं तो कोई सुनेगा, अगर हम अच्छे टोन में नहीं बोल रहे हैं तो भले हम अच्छी बात कर रहे हैं, टोन पे ज्यादा फोकस जाएगा और वो पर्सन नहीं सुनेगा। तो किस तरीके से हम सेंटेंस को फ्रेम करें, किस तरीके से हम लैंग्वेज को यूज करें, ये एक है डे टू डे लाइफ में। सेकेंड, हम इसे सेल्स में काफी अच्छे से यूज करते हैं, रैपो बिल्डिंग। हम किससे कैसे बात करें जिससे कि वो हमारे रैपो में आ जाए। रैपो या रेपॉर भी बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। तो रैपो का मतलब ये होता है, जैसे कि मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ तो हम कुछ कॉमन फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं। ठीक है, आप इस ग्रुप से, अच्छा मैं भी यहाँ से हूँ, आप इस शहर से, अच्छा मैं भी यहाँ से हूँ, तो कनेक्टिविटी बन जाती है, रैपो बन जाता है। प्लस क्या होता है कि हम एक दूसरे के सामने जब रहते हैं तो ये होता है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये हम भी करेंगे, अगर सबका वीडियो ऑन होगा तो किसी दिन प्रैक्टिकल करेंगे। तो उसमें क्या होता है ना, जिसके साथ में हम रहते हैं उसी की तरह हम बनते जाते हैं, उसी की तरह हमारे एक्शंस बनते जाते हैं। आप अगर 6 महीने किसी को सुन लेंगे तो आपका जो स्पीच निकलेगा कई बार उनके टोन में ही निकलेगा। आप कोई सीरियल में किसी एक कैरेक्टर को पसंद कर रहे हैं, किसी रोल को, और उसको कंटिन्यूअसली बहुत बार देख रहे हैं, तो आप भी किसी न किसी तरीके से वैसे ही बात करना, कम्युनिकेट करना और चलना फिरना एक्ट करना चालू कर देंगे। तो वो हो जाता है आपको कैसे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं किसी से, रैपो बिल्डिंग। इन्फ्लुएंस सेल्स में ये टेक्निक यूज होता है, इन्फ्लुएंस का, रैपो बिल्डिंग, जैसे कि सेल्स अच्छे से हो पाए। और सेल्स के भी रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है, हम रैपो बिल्डिंग के बारे में देखेंगे एक क्लास में। हम क्या क्या पढ़ेंगे वो भी, मतलब क्या क्या सीखेंगे 5 दिन में, वो भी मैं आपको बताती हूँ। कि पहले तो हम सीखेंगे कुछ हैबिट्स कैसे फॉर्म होती है। उसके पहले हम सीखेंगे कि आप ऑडिटरी हैं, मतलब आपके कौन सा सेंस ऑर्गन ज्यादा एक्टिव है, कौन सा डोमिनेटिंग है। आप विजुअल से ज्यादा बात कर पाते हैं, मतलब कम्युनिकेट कर पाते हैं इंटरनली, या आप ऑडिटरी ज्यादा है, या फिर आपको काइनेस्थेटिक मूवमेंट ज्यादा होता है। ये हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में आप खुद पता कर पाएंगे द वे यू यूज योर वर्ड्स। आपके वर्ड्स में क्या ज्यादा आ रहा है, वो वर्ड्स आपको बताएगा कि आप विजुअल्स है, विजुअल ज्यादा इफेक्टिव है, या ऑडिटरी है, या काइनेस्थेटिक है, या कुछ और है। ठीक है, 5 तरह के सेंसेस, उसी के थ्रू इंफॉर्मेशन जाता है। ये हम देखेंगे एक क्लास में। देन हम देखेंगे एक पैटर्न को हम ब्रेक कैसे करते हैं। पैटर्न को ब्रेक करना मतलब जो आपके सबकॉन्शियस में जो बिलीफ है, उस बिलीफ को हम ब्रेक कैसे करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये डिस एम्पावरिंग बिलीफ है तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, वो कैसे करते हैं। तीसरा हम देखेंगे हैबिट चेंज। अगर कोई एक हैबिट हो गई है जो हमें चेंज करना है, वो हमें मतलब फायदा कुछ भी नहीं हो रहा है बट वो हैबिट जारी नहीं है, अगर वो हैबिट को हम चेंज कर दें तो फिर हम इफेक्टिवली कुछ अच्छा प्रोडक्टिव कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मॉर्निंग जैसे उठने की बात है, मॉर्निंग वॉक पे जाना है या मॉर्निंग योगा करना है, लेट उठने की आदत है, तो इस हैबिट को हम चेंज कर सकते हैं थ्रू स्विश पैटर्न, एक पैटर्न होता है। ये तीसरा हम सीखेंगे। फोर्थ हम सीखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंकरिंग। एंकर के बारे में मैं बताऊंगी। एंकर मतलब हुक होता है जो शिप्स को अटैच करने में ना यूज होता है, चेन के साथ में वो जो हुक होता है जो शिप को, नाव को ऐसे अटैच करके रखती है किनारे पे, तो वो होता है एंकर, मतलब हुक हो जाना। तो ये जो एंकर होता है, ये डे टू डे लाइफ में हम सब यूज करते हैं। वो कैसे यूज करते हैं वो भी मैं बताऊंगी। एंकर, एंकर का मतलब होता है कि आपके माइंड में वो फिक्स हो गया। तो हर सुपरस्टिशन जो होता है, अंधविश्वास, वो भी एक एंकर होता है। हर रेमेडीज जो हम करते हैं वो एंकर होता है। कुछ भी हम करते हैं जिस पे बिलीव करते हैं वो एंकर हो जाता है। जैसे कि सपोज, एक एग्जांपल, आपने कोई एक कलर का ड्रेस पहना और आप कहीं गए पब्लिक में और उस दिन आपके साथ वो अच्छा दिन नहीं रहा। फिर कोइंसिडेंटली एक दिन और आप गए सेम कलर की ड्रेस पहनकर, भले ड्रेस दूसरी हो, और सिमिलर एक्सपीरियंस आपको रहा। तो ये एक्सपीरियंस जो होता है वो आपके माइंड में कलर एंकर हो जाता है कि जब मैं येलो कलर पहनती हूँ तो मेरे साथ ऐसा होता है। ठीक है,
तो ये एक एंकर है। ऐसे एंकर बहुत होते हैं। किसी पंडित ने कहा आप ये लाल कलर के कपड़े में ये लेके जाओ मंदिर में, इस दिशा में ऐसा करो वैसा करो, तो आपने उसको ट्रस्ट किया, वो आपके माइंड में एंकर हो गया कि मुझे ये करना है, क्योंकि उस एक्सपीरियंस के साथ में आपने कुछ टाइम स्पेंड किया और उस पर ट्रस्ट किया, तो वो एंकर हो जाता है कि अच्छा। फिर वो क्या होता है, क्योंकि ट्रस्ट होता है, सबकॉन्शियस बिलीव करता है और वो मैनिफेस्ट होता है, या आपको उस वक्त के लिए लगता है कि ये काम कर रहा है, फिर आप कंटिन्यूअसली इंटरनल कम्युनिकेशन करते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, जो आपको पता नहीं होता है कि आप इंटरनली कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो किया, हुआ, आपने रेमेडी दूसरों को भी बताई, क्योंकि ये एंकर हो गया कि जब मुझे ये तकलीफ आएगी तो मैं ये रेमेडी करूंगी। सिमिलरली हम स्विच वर्ड्स यूज करते हैं। स्विच वर्ड्स काम करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं करते हैं, बट दे आर ऑल्सो एंकर्स। आप उसे कंटिन्यूअसली चैंट कर रहे हैं या कंटिन्यूअसली कहीं लिख रहे हैं, उसे बार बार देख रहे हैं, अगर वो नंबर्स में है तो वो नंबर्स तो अपनी एनर्जी देगी, बट हम ये नहीं सोचते हैं कि कौन सा नंबर कहाँ आ रहा है, कौन सा प्लैनेट क्या इफेक्ट दे रहा है। हम बस वो उसको ब्लाइंडली बिलीव करते हैं कि ये एक सेट ऑफ 5-6 नंबर से ये कोड है और ये काम करता है, ट्रस्ट करते हैं, उसे बार बार देखते हैं, बार बार हम इंटेंशन सेट करते हैं सबकॉन्शियस में, और वो एंकर बन जाता है। जो भी चीज रेपिटेटिव होता है वो एंकर बन जाता है। इससे हम बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं हमारे आसपास। जैसे कि अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है, आप उसके साथ में कोई भी एंकर सेट कर सकते हैं। इसको हम इन डेप्थ में बोलेंगे, सीखेंगे एक दिन, कैसे एंकर सेट करना है और कैसे पुराने बिलीफ को तोड़ना है और नए बिलीफ को इंस्टिल करना है एंकर के थ्रू, वो भी हम सीखेंगे। एंकर जैसे सपोज बच्चा नहीं पढ़ रहा है और आपने देखा, आपने मौका ढूंढा कि कब बच्चा है जो कभी ना कभी तो कुछ सब्जेक्ट तो अच्छे से पढ़ेगा, वो टाइम पे जब आपने देखा कि बच्चा या तो ड्राइंग कर रहा है या कुछ अच्छे से कुछ कर रहा है, तब वो टाइम पे आप कोई एंकर सेट कर सकते हैं। जैसे कोई धूप अगरबत्ती जला दी, या फिर उसके शोल्डर पे हाथ रखा, या उसके पीठ को थपथपाया, या कुछ ऐसे एक वर्ड बोला, या कुछ बार बार वो, फिर नेक्स्ट टाइम भी जब आपने देखा कि वो बच्चा फिर पढ़ने के लिए बैठा है, तब आपने फिर देखा कि उसका ध्यान, फोकस, कंसंट्रेशन पढ़ाई में है, फिर आपने सेम चीज रिपीट करी। ऐसे 2-3 बार रिपीट करने से वो एंकर ऐसा सेट हो जाएगा कि अब बच्चा नहीं पढ़ रहा है। मान लीजिए कि आपने एंकर सेट किया अगरबत्ती, आपने अगरबत्ती जला दिया, धूप जला दिया, और वो सेम टाइप का फ्रेग्रेंस जो आपने पहले किया था, उसकी स्मेल से बच्चा खुद ब खुद पढ़ने लग जाए। ये एक है। सिमिलरली आप कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे वो गायत्री मंत्र वगैरह के मशीन आते हैं, वो ऑन कर दिया। ऐसे करके हम कोई भी एंकर सेट कर सकते हैं किसी के भी साथ में। मैं एग्जांपल दूंगी मेरा बेटा का। एक मेरे फोन में एक म्यूजिक ऐप है मेट्रोनोम, वो बीट चलते हैं, उसको हम ये कर सकते हैं। म्यूजिक के एप्लीकेशंस बहुत यूज करती हूँ मैं। तो उसको पता है कि ये म्यूजिक का एप्लीकेशन है, उसको पता है मैं इसको कैसे यूज करती हूँ, बट मैंने उसको बोल दिया कि देखो ये मैं 100 पे सेट करती हूँ, अगर ये 100 पे चला गया तो फिर ये ब्लास्ट हो जाएगा, और इसमें मैंने प्रोग्रामिंग सेट करके रखा है कि किसके पास जाके ब्लास्ट होगा। तो उसको पता है ये मजाक है, बट 1-2 बार मैंने उसके साथ में ये कर दिया। अब जब भी मैं मेट्रोनोम ऑन करती हूँ तो वो काम करने लग जाता है, चिल्लाता है कि बंद करो बंद करो बंद करो, हाँ मैं कर रहा हूँ। तो ये एक एंकर सेट है। दूसरा मैंने एंकर सेट करके रखा है, 1 to 10 तक मैं काउंट करती हूँ। तो शुरू में मैं 1 से 10 तक काउंट करूंगी, उसके बाद मैं नहीं बताऊंगी मैं क्या करूंगी। तो जैसे ही मैं 1-2, मेरी इंटेंसिटी बढ़ती है, 3-4 में ही बच्चा भागना चालू कर देता है करने के लिए काम। तो ये सब मैंने एंकर जानबूझ के सेट करके रखा है कि ज्यादा कुछ चिल्लाना भी ना पड़े और ये दो चीज से काम बन जाए। ऐसे और छोटे छोटे एंकर्स है और भी जो मैं सेट करके रखी हूँ अपने प्रोग्रामिंग बच्चे की, थोड़ी सी लाइन पे लाने के लिए उसको। ऐसे हम कर सकते हैं, किसी के साथ में भी कर सकते हैं। कई बार 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 हम कोई चीज को बोलते हैं, वो एंकर हो जाता है। कई बार आप देखेंगे कि अच्छा युविका जी भी ऐसी करती है, बढ़िया। तो कई बार देखते हैं कि हम स्टेज पे कोई पब्लिक स्पीकर अगर जा रहा है तो वो एक एंकर सेट करके जाता है बैक स्टेज में। वो कुछ ऐसे एक्शन को अपने अंदर में इंस्टिल करके रखता है कि ये एक्शन में करूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। तो हम कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एंकर सेट कर सकते हैं, हमारा सेल्फ एस्टीम को हाई करने के लिए। और काफी कुछ है जो हम इंटरव्यू दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो हम एंकर सेट कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर कोई भी ड्रॉबैक है जिसको हम ओवरकम करना चाहते हैं तो उस चीज को हम एंकर सेट कर सकते हैं। कोई भी नेगेटिव बिलीफ है, इसको डिफ्यूज करना है, नया डालना है, तो उसको हम एंकर सेट कर सकते हैं। एंकर हम
वर्ड से भी सेट कर सकते हैं। एंकर हम कोई स्मेल, जैसे हमने देखा अगरबत्ती धूप की स्मेल, फ्रेग्रेंस, परफ्यूम, ये सबसे भी सेट कर सकते हैं। एंकर हम अपने ये स्किन से भी कर सकते हैं। हमने अपने कहीं पे भी पॉइंट्स में भी एंकर कर दिया सपोज, ठीक है। सपोज किसी को डर लगता है, लिफ्ट में जाने में डर लगता है, या कहीं वो जायंट व्हील में डर लगता है और उसे ये एक्सपीरियंस करना है, तो अगर उसने एक कोई एंकर सेट कर लिया, सपोज मैं ऐसे करके अपने आप को पिंच करती हूँ, ये वाला मैंने एंकर सेट कर लिया, तो जब जब मुझे डर लगेगा मैं अपने आप को पिंच करूंगी, वो एंकर काम करेगा और मुझे डर नहीं लगेगा। ऐसे फास्ट फोबिया क्योर्स होते हैं, जैसे कि किसी को किसी रेप्टाइल से डर लगता है, लिजर्ड से, छिपकली, ये सभी से डर लगता है, या किसी को पानी का फोबिया है, पानी से डर लगता है, हाइट का फोबिया है, ऊंचाई से डर लगता है, तो ये सारी चीजों को भी हम फास्ट फोबिया क्योर के थ्रू ट्रीट करते हैं। वो हम फास्ट फोबिया क्योर नहीं सीखेंगे, बट एंकर से हम थोड़ी डर जो है उसको रिमूव करना हम सीखेंगे। ऐसे एंकर आप कैसे भी सेट कर सकते हैं, फिर वो काफी इफेक्टिव होता है। देन और क्या है, मैं एक बार देख लेती हूँ और क्या 5 दिन में कवर हो पाएगा। जो लिंग्विस्टिक का पार्ट है वो हम ज्यादा कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिंग्विस्टिक में बहुत सारे बहुत सारे हैं जो हम कैसे हमको बात करना चाहिए, वो लिंग्विस्टिक का पार्ट होता है, वो हम कवर नहीं कर पाएंगे। ये सभी हम कवर कर पाएंगे। क्या होता है, तो वैल्यू एलिसिटेशन में अलग से एक क्लास लूंगी फ्यूचर में, डेट अभी अनाउंस नहीं करती हूँ। वैल्यू एलिसिटेशन मतलब आपके वैल्यूज क्या है, वैल्यू सिस्टम, आपके कोर वैल्यूज क्या है, वो आपको अगर पता हो तो आप बहुत अच्छे से कोई भी चीज में आगे बढ़ सकते हैं। गोल सेटिंग का भी हम एक स्पेशल क्लास कर लेंगे। गोल सेटिंग, आउटकम कैसे सेट करते हैं। एक व्हील होती है ना, हमारे हमारे लाइफ में बहुत चीजें मिलके एक पहिया बनता है। लव, रिलेशनशिप, फैमिली, फिनेंस, ये सारी चीजें होती है, सब फैक्टर्स होते हैं। जो बैलेंस रहे तो गाड़ी अच्छे से चलती। कोई भी इधर उधर होता है तो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। आज के डेट में हम हर कोई, क्या चैलेंज है पूछने से, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, पीस ऑफ माइंड, ये सभी जो लेकर आते हैं वो व्हील ऑफ लाइफ से हम फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है। और वो व्हील ऑफ लाइफ पे हम गोल सेटिंग उस पार्ट में करते हैं। सपोज हेल्थ, हेल्थ पे काम करने की जरूरत है, अगर वो व्हील ऑफ लाइफ में बताता है ग्राफ, तो हम फिर हेल्थ पे काम करते हैं। देन और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं कवर करूंगी, जो है न्यूरोलॉजिकल लेवल्स। हमारे न्यूरॉन्स में एक लेवल होते हैं, न्यूरोलॉजिकल लेवल्स, वो टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट हमको लेके जाते हैं। तो हम करेंटली कौन से लेवल में है, और हम स्टक स्टेट में अगर है, तो हमको कैसे न्यूरोलॉजिकल लेवल्स को फाइंड आउट करके कि हम कहाँ हैं और कैसे उस स्टक स्टेट से हम बाहर आ सकते हैं, वो न्यूरोलॉजिकल लेवल में हम सीख पाएंगे। ठीक है, इतना मेरे तरफ से आज इंट्रोडक्शन में था। रैपो बिल्डिंग थोड़ा सा सीखेंगे हम। इसमें काफी बहुत कुछ है, बट ये 5 डेज में बेसिक्स आप न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को आप समझ पाएंगे, कैसे फील कर पाएंगे। थोड़े प्रैक्टिकल्स एक्सरसाइजेस भी हम करेंगे। किसी का कोई डाउट, आप अनम्यूट करके आप डाउट पूछ सकते हैं, फिर हम और कंटिन्यू करेंगे थोड़ा। नो डाउट्स, कुछ भी नहीं पूछना है, कोई भी ऐसे नहीं है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, क्या होता है ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सीखने से, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। तो सेल भी होता है, आपका हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप सब इम्प्रूव होता है, आप जी रिप्रोग्राम कर मैम। सकते। हाँ हाँ आरती जी मैम बोलिए। ईएफटी में और इसमें क्या डिफरेंस होता है एनएलपी में? ईएफटी और एनएलपी, पहले कौन पूछ रहा है? मैम निधि। अच्छा निधि जी, ठीक है। ईएफटी और एनएलपी में क्या होता है? ठीक है, ये तो बहुत डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन है, मैं ट्राई करती हूँ आंसर करने की। ठीक है, ईएफटी क्या होता है? इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इसमें हम, जैसे हमारे अंदर में मेजर 7 चक्रास, फिर 8 चक्रास, फिर 108 छोटे छोटे चक्रास, ये सभी होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो चक्रास में ना एनर्जी, चार्ज बोलेंगे हम, एनर्जी नहीं बोलेंगे, चार्ज कहीं ना कहीं होता है, जिसकी वजह से हमें कोई पर्टिकुलर एरिया में तकलीफ हो रही होती, फिजिकल पेन हो सकता है, सेंसेशन फीलिंग्स हो सकती है, या इमोशनल भी हो सकता है।
तो जैसे हमने 5 बॉडी शीट्स के बारे में बोला, पंचकोश, वहां से ये आता है। हमारी एस्ट्रल बॉडी होती है, हमारी एनर्जी बॉडी होती है, ऐसे करके अलग अलग होता है, ठीक है। तो एनर्जी बॉडी में भी चार्जेस होते हैं, एस्ट्रल बॉडी में भी चार्जेस होते हैं। अभी ये पांचों बॉडीज को समझाना अगर है तो वो अलग से ही एक 30-40 मिनट्स का टॉपिक है। तो समझिए कि हमारे बॉडी में चार्ज है। चार्ज है तो वो जब हम टैप करते हैं, पॉइंट्स, टैपिंग पॉइंट्स होते हैं, बना हुआ है ऑलरेडी कि यहाँ यहाँ आप टैप करेंगे तो आपका जो भी फिजिकल सेंसेशन है वो एम्पलीफाई होगा। जो भी जहां पे भी स्टक है एनर्जी, वो एम्पलीफाई होगा और उसे हम कूल डाउन करेंगे। मतलब आप दूसरा थेरेपी परफॉर्म करने से पहले एटलीस्ट स्टेबल स्टेट में आने के लिए ईएफटी हम करते हैं। सपोज मैं बहुत ज्यादा एंशियस हूँ, एंग्जाइटी है मुझे, तो एंजाइटी में मेरा कोई भी थेरेपी काम नहीं करेगा जब तक मैं एंजाइटी लेवल को डाउन नहीं करती। तो मैं एंजाइटी अगर मुझे डाउन करना है तो पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगी, चॉपिंग पॉइंट्स बोलते हैं, टैप करते हैं हम उसको, उसको टैप करते हैं और कुछ स्क्रिप्ट होता है, बोलते हैं। वो स्क्रिप्ट भी है, ईएफटी का भी एक सेशन में ले लूंगी अलग से, अभी नहीं, नेक्स्ट मंथ, ठीक है। लाइक इवन दो, ऐसे करके पूरा स्क्रिप्ट होता है कि कैसे उसको करते हैं। तो जब हम उसको टैप करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी को ये करते हैं और वो लैंग्वेज के थ्रू ही, यहाँ पे भी लैंग्वेज आता है क्योंकि हमने जो बोला सबकॉन्शियस वही ले रहा है। जैसे मैं अगर बोलूंगी इवन दो आई हैव दिस पेन इन मी, सपोज मुझे पेन हो रहा है कहीं, हेडेक, इवन दो आई हैव दिस हेडेक इन मी, still I choose to love and accept myself and heal and integrate that part of me. अगर मेरे अंदर पेन हो भी रहा है तो मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ। आप किसी को एक्सेप्ट करेंगे तभी वो आपका पीछा छोड़ेगा, सीधी सी बात। तो वो स्क्रिप्ट होता है कि आप क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं। फिर भी अगर नहीं गया, 10 इंटेंसिटी थी, अभी 8 पे आके रुक गया, फिर से मैं प्रोसेस रिपीट करूंगी। अब क्या मैं बोलूंगी, थोड़ा तो गया ना। अब मैं बोलूंगी इवन दो आई हैव दिस रिमेनिंग पेन और रिमेनिंग हेडेक इन मी, स्टिल आई चूज टू लव एंड, मतलब जो बच गया है उसके लिए भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ और मैं उसे हील करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए रेडी हूँ। फिर वो इंटेंसिटी कम होगी, इंटेंसिटी 5, 6, 2 तक आ जाएगी, फिर हम कोई भी थेरेपी कर पाएंगे, आगे लेके जा पाएंगे। वो होता है ईएफटी। उसमें आपका फिजिकल सेंसेशन, कोई पेन, कोई चार्ज कम होता है, फिर उसको हम, और भी प्रोसेस है जिसको सोलर प्लेक्सस के थ्रू हम उसको रिलीज कर देते हैं। जो भी बॉडी में चार्ज है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको रिलीज कर देते हैं। माइग्रेन भी ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है, कूल डाउन होता है। अगर ये कहाँ है, अगर ये एनर्जी बॉडी में है तो। एनर्जी बॉडी मतलब जो फिजिकल सेंसेशन जो हम फील करते हैं वो एनर्जी बॉडी। दर्द है कहीं, है ना, भारीपन है कहीं पे, कुछ मूव हो रहा है, मतलब अगर ये एस्ट्रल उसमें चला जाता है अगर, तो फिर हमको ईटी, ईएफटी से नहीं, ईईटी से फिर हम उसको फिर अलग ही ट्रीटमेंट है उसका करते हैं। बट ईएफटी में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का यूज होता है, जो हम बोलते हैं, जो हम बात करते हैं। अगर क्लाइंट के साथ में करते हैं तो हम उसे ईईटी या ईएफटी में कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि रूट कॉज तक पहुंचे, वो रूट कॉज तक पहुंचने के लिए हम एनएलपी का यूज करते हैं, लैंग्वेज की यूज करते हैं कि क्या हम एग्जैक्टली पूछा जाए कि वो रूट कॉज पकड़ में आए या जवाब हमको क्लाइंट से मिले, या जो पेशेंट बोल सकते हैं, जिसको अगर सीवियर है तो वो पेशेंट भी होते हैं। तो ईएफटी ईईटी में भी लैंग्वेज का यूज होता है, हिप्नोथेरेपी में एनएलपी का यूज होता है। जो भी हम बात करते हैं जहां पे भी लैंग्वेज का यूज होता है वो होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो एक तरह से ईएफटी से भी हम कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं। और ईईटी होता है इमोशनल एम्पावरमेंट टेक्निक, तो वो एक और अलग लेवल का होता है। ईएफटी के बाद ईईटी होता है, उसमें एक ही पॉइंट को टैप किया जाता है। बट ईएफटी में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, फोरहेड होता है, मतलब ये होता है, फोरहेड होता है, आईज के नीचे होते हैं टैपिंग पॉइंट्स होते हैं, यहाँ कॉलर बोन होता है, यहाँ पे अंडर आर्म्स के नीचे होता है, ये सारा कुछ करते हैं। आई एक्सेसिंग क्यूज एक होता है, आंखों का मूवमेंट, उससे भी करते हैं। ब्रेक करते हैं, फिर वो ट्रांस स्टेट को मतलब ब्रेक करते हैं और फिर रिलीज करते हैं जो भी नेगेटिविटी थी, कूल डाउन करते हैं। तो ये कारीगर है। आपको कोई भी पेन हो रहा है, आप 5 मिनट के अंदर, 5 to 10 मिनट्स के अंदर ईएफटी अगर पता है तो कर लेते हैं। बट अगर कोई हार्ट पेशेंट है, कोई इस तरीके के हैं, तो उनको हम चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करते।
ठीक है, क्योंकि वो कुछ और रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि अगर हमारे कुछ एस्ट्रल कुछ एंटिटीज वगैरह है तो वो टॉपिक हम डाइवर्ट नहीं करते, न्यूरो लिंग्विस्टिक में ही रखते हैं। नीति जी, आपका आंसर मिला आपको? हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच। मिला ना? ओके, थैंक यू। हाँ, यस मैम, थैंक यू। आरती जी। इसका मैडम मैम अभी आपने बोला कि एनएलपी का लेवल 3 वगैरह, तो इसके लेवल कैसे डिवाइड होते हैं? और न्यूरो हाँ, एनएलपी के एंड एनएल जैसे एनएलपी और सेल्फ हिप्नोसिस में क्या डिफरेंस है फिर? हिप्नोसिस क्या होता है मैं बताती हूँ। एनएलपी तो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो हम माइंड की न्यूरॉन्स की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं थ्रू लैंग्वेज, ठीक है, वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हो गई। न्यूरोलॉजिकल लेवल्स मैंने जो बोला, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज सबसे नीचे जो लेवल होता है एनवायरमेंट लेवल होता है। एनवायरमेंटल लेवल पे ही बहुत सारे लोग स्टक रहते हैं। मुझे मेरा लाइफ का पर्पस नहीं मिल रहा है, मैं ये करना चाहती हूँ लेकिन ये स्टक हो रहा है, ये हो रहा है। तो वो क्या है, एनवायरमेंट में स्टक है कि ससुराल है नहीं कर पा रही हूँ, हस्बैंड है नहीं कर पा रही हूँ, बच्चे को ये करना होता तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे करके ये एनवायरमेंट में ही रहते हैं, क्या करे, नेबर्स ऐसे हैं, क्या करे, ऐसे करे। तो वो एक लेवल है। उसके ऊपर एक लेवल जाता है आइडेंटिटी, ठीक है। लेकिन द डे यू डिसाइड कि मुझे ये बनना है, अपने आप एनवायरमेंट से आप उठ जाते हैं। फिर वो एनवायरमेंटल के जो भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो अपने आप ट्यून आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप उससे खेल के ऊपर उठना चालू हो जाते हैं। तो ये आपके माइंड में ही है। एनवायरनमेंट तो पहले भी वही था, आपने अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करी तो भी एनवायरनमेंट वही है। बट वही ऐसे बात है। कौन है जो अनम्यूट है? ठीक है, मैंने कर दिया। तो एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा है, बट आपकी आइडेंटिटी जब चेंज हो रही है, आपने आइडेंटिटी जब सेट किया, तो आपका प्रोग्रामिंग माइंड का आपने ऑटोमेटिक वो करने लग गए आप। तो ये न्यूरोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, 5 होते हैं, मैं बताऊंगी आपको डायग्राम के साथ, ठीक है। अब ऑटो सजेशंस पूछा ना आपने? सेल्फ हिप्नोसिस। हाँ, हिप्नोसिस होता है, एक होता है दूसरों को, एक होता है सेल्फ हिप्नोसिस। अपने आप को भी हम हिप्नोटाइज कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, हम सजेशंस देते हैं। जैसे कि आपको मैंने ट्रांस में लेके गई, आप अभी ट्रांस स्टेट में है, मतलब आपका कॉन्शियस सुपर कॉन्शियस एक्टिव है। अब मैं आपको जो प्रोग्राम करूंगी, मैं बोलूंगी डॉक्टर आरती, आप किसी की बात को ध्यान नहीं देंगे, आपके एनवायरनमेंट में, आपके सराउंडिंग में चाहे जो बात होती रहे, जो आवाज आते रहे, आप सिर्फ मेरी ही बात को सुनेंगे और महसूस करेंगे। तो क्या हो गया, मैंने एक आपको ट्रांस स्टेट में ले जाके एक प्रोग्राम दे दिया कि बस मेरी ही आवाज सुनना है आपको, मेरा ही फॉलो करना है। और फिर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा उस स्टेट में, जो जो मैं क्वेश्चन पूछती गई, दैट इज आर्ट ऑफ अगेन एनएलपी की क्या क्वेश्चन पूछना है, राइट। और फिर आपका अगर कुछ एक प्रॉब्लम था तो हम रूट कॉज तक गए, क्वेश्चन मैं पूछती गई, आंसर आप देते गए। फिर मैंने सजेशंस देके उसे आपको मैंने आपको हिप्नोटाइज किया। हिप्नोटाइज करके मैंने आपको सजेशंस दिया कि आपने सपोज बोला कि बचपन में ऐसा ऐसा हुआ था, वो टाइम पे मैं देख पा रही हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ था, मूवी के तौर पे हमने आपको लेके गए कि स्क्रीन पे देखिए क्या हो रहा है। तो आपने देखा कि बचपन में किसी आंटी ने मुझे ऐसा बोल दिया था, या मेरे पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया था, और तब से ऐसा ऐसा है, मैं कैसे फील कर रही हूँ, अभी ऐसा फील कर रही हूँ। तो फिर मैंने कुछ ऐसी बातें बोली कि वो चीजें मैंने ब्रेक कर दी, मैंने उसको घुमा के ऐसा बोला, तो आपको सजेशंस मिले वो। और हिप्नोटाइज स्टेट में, ट्रांस के स्टेट में आपका प्रोग्रामिंग वहां पे बदल गया, ऑल्टर हो गया। अब आप जब वापस आएंगे कॉन्शियस स्टेट में, तब आपको वो चीज इफेक्ट नहीं करेगी, भले याद रह जाए, बट उसको इफेक्ट इफेक्ट आपको नहीं करेगा वो चीज। तो ये होता है हिप्नोटाइज करना। सेल्फ हिप्नोटाइज मतलब अपने आप को ही सजेशन देना, जिसको ऑटो सजेशंस कहते हैं। सपोज मुझे अपने आप को प्रोग्राम करना है, ठीक है। तो अगर मैं रात को सोते वक्त मैं कुछ वॉइस रिकॉर्ड करके रखती हूँ पॉजिटिव एफर्मेशंस के, जो मैं चाहती हूँ मेरे लाइफ में हो, वो सारे पॉजिटिव एफर्मेशंस के हम स्क्रिप्ट बनाते हैं। एक्चुअली स्क्रिप्ट बना के रिकॉर्ड करके सोते सोते जब सोते हैं, वो ऑटो सजेशंस 15-20 मिनट जो हम सोने के टाइम पे वो होता है, रिपीट में लगा देते। तो बार बार जब सोते वक्त जाते हैं हम, वो भी एक सबकॉन्शियस एक्टिव होता है,
चलता रहता है हमारे उसमें लास्ट स्टेज में जब हम सो रहे हैं तो वो प्रोग्रामिंग अपने आप सेट हो जाता है। हम ड्रीम में सबकॉन्शियस उस चीज को बार बार रिपीटेटिव पैटर्न्स होते हैं, तो फिर धीरे धीरे करके हम ऑटो सजेशंस के थ्रू अपने आप को ही हिप्नोटाइज करके वो चीज आउटकम अचीव कर लेते हैं। ये होता है, ये हाई लेवल पे होता है, मतलब आगे जो प्रैक्टिशनर में होता है ना, ये ऐसे करके हम हिप्नोटाइज कर सकते हैं। तो हिप्नोटाइज डेंजरस भी होता है, क्योंकि अगर मेरा इंटेंशन सही नहीं है तो मैं कुछ गलत प्रोग्रामिंग भी कर सकती हूँ अगर मैं एथिक्स फॉलो नहीं करती हूँ। जो ऐसे जानकार हैं उनको अगर अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल वी हैव टू वर्क। अदरवाइज ऐसा देखा गया है कि रॉन्ग प्रोग्रामिंग भी कर देते हैं ऐसा। ठीक है दिव्या जी। ये हेल्थ में कैसे वर्क करता है ये जानना है मुझे। ठीक है, हेल्थ में कैसे, तो सपोज एग्जांपल दीजिए कि आपको क्या हेल्थ चैलेंज है। मैंने अभी जैसे वेट लॉस कर लिया था, फिर से वो मतलब कॉन्सेंट्रेट बना के रखा ही वो उतने वेट रहता है, कमी नहीं हो पा रहा है कुछ भी। कर थायराइड प्रॉब्लम्स है वैसे ही। तो अच्छा, तो पहली बात तो आपने बोला कि वेट कम नहीं हो पा रहा है, दूसरा आप ही ने बोला कि थायराइड है, तो आपको कहीं ना कहीं माइंड सेट ये सेट है कि थायराइड की वजह से वेट कम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, मुझे थायराइड था 2000, मतलब काफी टाइम से था, बट मैं चेक नहीं कराती थी। 2011 में डायग्नोज हुआ था, एंड 2011 नहीं 2010 के एंड में 11 12 13 14 15 16 17 में मैंने मेडिसिन लेना छोड़ दिया। मैंने अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग की, थोड़ा नेचुरोपैथी से, थोड़ा ये से, और अब मैं कितने बार भी टेस्ट कराऊं तो नहीं आता है। फिर भी मेरा वेट अगर बढ़ेगा तो मैं थायराइड ऐसा नहीं सोचूंगी कि थायराइड है इसलिए मैं टेस्ट तो करा के देखूं, क्योंकि अदर फैक्टर्स भी होते हैं। अब एनएलपी कैसे इसमें इफेक्ट करेगा, पहले तो आपको अपने आप को ये प्रोग्रामिंग बताना है कि कोई भी हेल्थ चैलेंज नहीं है, जो भी है ये मेरा ही क्रिएट किया हुआ है। क्योंकि हम जो सोचते हैं वही होता है। जो मैंने चार्ज बोला ना, इमोशनल चार्ज या फिजिकल बॉडी या एस्ट्रल बॉडी, यही चार्ज जो है ना ये जाके कन्वर्ट होता है, यही थॉट जो है ना वो कन्वर्ट होता है आपके या तो हेल्थ में, मतलब गुड हेल्थ, या तो डिजीज में। तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या माइंड को आप इंटेंशन सेट कर रहे हैं, आप माइंड को बार बार क्या प्रोग्राम कर रहे हैं बातों से, इंटरनल कम्युनिकेशन से। आप अपने आप में क्या सोच रहे हैं वो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है, उससे ये बहुत ज्यादा ये करता है। अगर आप बोलते कि मैं ये चीज है स्वीट अवॉइड नहीं कर पा रही हूँ जिसकी वजह से मेरा वेट गेन हो रहा है, पहले रूट कॉज जानेंगे कि क्या है। अगर आप बोलते हैं कि थायराइड की वजह से नहीं हो रहा है तो फिर वो थायराइड का टेस्ट कराएंगे। अगर आपको लगा कि थायराइड का रिपोर्ट बढ़ा हुआ है तो आपको लगेगा थायराइड की वजह से। अगर आपको नॉर्मल आएगा तो लगेगा नहीं नहीं कुछ और कारण है, कुछ और कारण है। तो फिर आप उसको डायग्नोस करेंगे कि क्या है एक्चुअल रूट कॉज। फिर उस चीज को हम, जैसे कि आप स्वीट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर स्वीट को कैसे आप अवॉइड कर सके उसके लिए प्रोग्रामिंग होती है एनएलपी में। ठीक है, उसके लिए प्रोग्रामिंग होती है। कोई भी चीज आप खाना छोड़ना चाहे या कोई भी चीज आप खाना शुरू करना चाहे, जो चीज आपको पसंद नहीं है वो पसंद करवा सकते हैं। जो चीज आपको पसंद नहीं है, मतलब जो चीज पसंद है और वो आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उसको हम आपको मजबूर कर सकते हैं, एनएलपी मजबूर कर सकता है कि आप उससे फिर नफरत करने लग जाए, इतना ज्यादा कि आप उसको टच भी ना करें। थायराइड तो मेरा नॉर्मली हर 6 मंथ में अपना लेती रहती थी, वो नॉर्मली चल रहा है। मैं ज्यादा एमजी की ले भी नहीं रही टैबलेट्स, अभी डॉक्टर तो ने ये बोला। स्विच पैटर्न से चेंज होगा। स्विच पैटर्न विजुअलाइजेशन एक टेक्निक है, स्विच पैटर्न से चेंज होगा। मैं बताऊंगी स्विच पैटर्न, उससे आप ट्राई करेंगे सब चीजें चेंज होगी। आप अपने आप को जैसे देखना चाहते हैं वैसे आप देख पाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं ना विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज हम जो कर पाते हैं वही हम बनते हैं। इसीलिए क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि आपने एक बार विजुअलाइज कर दिया तो हम स्विच पैटर्न में आपका जो विजुअलाइजेशन का जो प्रोसेस अभी चल रहा है ना, आप अगर अभी जो बोल रहे हैं ना वो एक्चुअली आप विजुअलाइज करते हैं, इसीलिए वो आपके वर्ड्स में आ रहा है। आपको ये लग रहा है कि मैं वेट लूज नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, तो वो आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को उस वेट में देख रहे हैं, इंटरनली विजुअलाइज कर रहे हैं। वही आप अगर विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दे, मतलब ये तो नॉर्मल विजुअलाइजेशन है, आप विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दे कि जब आप आंख बंद करें तो आप अपने आप को बहुत स्लिम ट्रिम या जो आपको परफेक्ट टोन बॉडी चाहिए वैसा आप देखें। इसलिए हम विजन बोर्ड क्रिएट करते हैं। विजन बोर्ड में हम पुरानी पिक्चर्स लगा देते हैं कि फिर से मैं वापस बैक टू वो फिटनेस में आ जाऊं।
तो वो क्योंकि बार बार कॉन्स्टेंटली हमारा जो आंख देखता है, विजुअलाइज करता है, वो हमारे सबकॉन्शियस में प्रोग्राम होता चले जाता है। कंटिन्यूअस हम रोज देखते हैं, तो वो जाके कहीं ना कहीं हमारा विजुअलाइजेशन जो अभी अपना फिगर देख रहे थे वो चेंज होता है। बट स्विच पैटर्न से हम बहुत फास्ट कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, ओके, थैंक यू दिव्या जी। रूपल जी, थैंक यू। वेलकम। मैं भी यही फील्ड में हूँ, बट मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, डीलर हूँ, बेसिकली का हाँ, काम है मेरा। हाँ। तो मुझे भी मेरे क्लाइंट आज तक बहुत ही जो 10 साल से है वो भी आ रहे हैं, उनके रेफर भी आ रहे हैं, बट मुझे और बढ़ाना है, तो क्या इसमें भी मैं बढ़ा सकूंगी? हाँ, आप अपने आप को सजेशंस, ऑटो सजेशंस दे के, जैसे कि आप अगर मेडिटेशन वगैरह करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो उसमें आपको क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए देखना पड़ेगा कि आपके पास किस तरह के क्लाइंट्स आ रहे हैं। पहले तो वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और आपको पैटर्न चेक करना पड़ेगा, क्या सच में इस तरह के क्लाइंट्स अभी आ रहे हैं। फिर आपको थोड़ी अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ेगी, आपको अच्छे अच्छे एफर्मेशंस बोल के, है कि आई एम अ मैग्नेट, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग क्लाइंट्स, दिस टाइप ऑफ क्लाइंट्स। ऐसे करके आप एफर्मेशंस अपने आप को देंगे, विजुअलाइजेशन में देंगे। फिर आप जब क्लाइंट अट्रैक्शन मेडिटेशन करेंगे, तब आप देखेंगे कि क्या एक्चुअली फ्यूचर में अभी अट्रैक्ट होने वाले हैं। थोड़ा सा वहां पे ऑल्टर करना पड़ेगा अपने आप को। ऑटो सजेशंस हम एफर्मेशंस के रूप में देते हैं, रिकॉर्ड करके अपने आप को सुनाते हैं, या फिर हम अगर, वो डिपेंड करता है कि हमारा विजुअल ज्यादा प्रोमिनेंट है या हमारा ऑडिटरी ज्यादा प्रोमिनेंट है। अगर विजुअल ज्यादा है तो फिर हम उसको, ये बहुत काफी मैं कर रही हूँ, ऑपरेशन भी कर रही हूँ, तो मुझे विजुअलाइज भी हो रहा है और कंटिन्यू चालू भी है। बट मैं सोच रही थी और मुझे और आगे उनको क्या मैं और गाइडेंस दे पाऊँ, इसलिए मैं आपको पूछ रही थी कि और अच्छी तरह से उनको मिले। ठीक है, तो आपका जो क्लाइंट्स है वो एक ही टाइप के हैं या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लाइंट्स हैं? अलग अलग कहते हैं। अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स हैं, ठीक। तो आप जब विजुअलाइज करेंगे, नेक्स्ट है ना, अभी हम फ्राइडे कल है, कल हम क्लास करेंगे, फिर मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। ठीक है, सैटरडे संडे नहीं होगा। और फिर फ्राइडे कल हम शायद 1.5 से 2 घंटा भी कर लेंगे, 1.5 से 2 घंटा भी कर लेंगे। तो आप एक बार आज विजुअलाइज करके मुझे बताइए कि जब आप विजुअलाइज करते हैं क्लाइंट्स का, तो यही क्लाइंट्स पहला थोड़ी थोड़ी પછી પ્લાસ્ટિક ના વાપરીશ। ठीक है, तो यही क्लाइंट्स आपके पास विजुअलाइजेशन में आ रहे हैं, या कुछ आप और भी विजुअलाइज कर पा रहे हैं? क्योंकि जो आपका करंट रियलिटी होगा, उस हिसाब से विजुअलाइजेशन अभी इफेक्टिव होगा। फिर आप उसको चेंज करेंगे। सपोज आप कह रहे हैं कि एफर्मेशंस काम नहीं कर रहे हैं, मतलब आ रहे हैं बट वैसा नहीं आ रहे जैसा आप चाह रहे हैं, आउटकम आपका वो अचीव नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या होता है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कोई भी चीज अगर उसके फॉर है, अगेंस्ट है, तो वो काम नहीं करेगा। अगर आप, मैंने जैसे बोला, हमारा जो एक्सपीरियंस होता है वही हमें अ, बताता है प्रोग्रामिंग। जैसे आपको अगर लग रहा है कि क्लाइंट्स जैसे आना चाहिए वैसे नहीं आ रहे, बट मैं अफर्मेशन दे रही हूँ क्योंकि आपका एक्सपीरियंस उन्हीं क्लाइंट्स को डील करने में है जैसे वो करंटली आ रहे हैं। तो उससे आपको क्या होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको जैसे क्लाइंट्स चाहिए, जितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स चाहिए, वो सबकॉन्शियस माइंड में आपको क्लियर प्रोग्रामिंग सेट करनी पड़ेगी, जहां पे आपका ये पास्ट एक्सपीरियंस या करंट एक्सपीरियंस इंटरफेयर ना करे। उसके लिए बार बार विजुअलाइज करके कि इतने सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं। ठीक है। दूसरा है कि अगर फिर भी नहीं आ रहे हैं, तो होपोनोपोनो टेक्निक है, होपोनोपोनो टेक्निक से क्लाइंट्स बढ़ जाते हैं। क्लाइंट्स के लिए आपको होपोनोपोनो टेक्निक करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। निधि जी, मैम अगर लाइक बच्चे अगर 14 इयर्स से कम हो तो भी हम इस टेक्निक से कुछ उनकी बैड हैबिट्स हो या कोई हैबिट जो ब्रेक करनी हो तो कर सकते हैं, हाँ, बट वो इंटेंशंस वो तो बोलेंगे नहीं तो फिर नहीं कैसे उनको। एफर्मेशंस उनको नहीं देना, आप एंकर सेट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज बच्चा बार बार मोबाइल में बिजी है या फिर टीवी देखने में बिजी है, तो वो टाइम पे तो उसको टीवी का एडिक्शन है, वो तो उसका प्रोग्राम चला जा रहा है, आपकी तो सुनेगा नहीं। थोड़ा वेट करिए, मौका देखिए कि जहां उसका अटेंशन स्पैन टीवी से हटा या मोबाइल से हटा, तब उसको अगर आप टच करके बैठते हैं, ठीक है,
और थोड़े प्यार Okay. से मतलब ऐसी कोई बात बोलते जो उसके इंटरेस्ट का हो, जैसे कि कोई Right. उसकी फ्रेंड है जो उसको पसंद है, उसका कोई टॉपिक लेकर आते हैं, तो वो टीवी से ध्यान हटना Hmm. चाहिए या मोबाइल से ध्यान हटना चाहिए। जब Hmm. वो हटेगा तब आप जो एंकर सेट करना है, जैसे आपने शोल्डर पे पैट किया या कुछ और एंकर आपको सेट करना है, तो वो एंकर आप जब सेट कर लेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब बच्चा फिर से टीवी देख रहा है या मोबाइल में है, फिर आपको वही जगह पे टच करना है। Okay. ऐसे धीरे धीरे 2-3 बार कंटिन्यूस करने के बाद में आप देखेंगे कि बच्चा फिर बिजी है फिर भी एंकर काम करता है। तो फिर उसको बोलना भी है स्टॉप यूजिंग योर मोबाइल और नहीं नहीं, आप बोलेंगे देखिए मोबाइल यूज मत करो, सबकॉन्शियस माइंड को खाली मतलब ये वेग वर्ड हो जाता है। नहीं नहीं में क्या मीनिंग आएगा? मोबाइल में आपको एक मोबाइल का पिक्चर आता है, टीवी में आपका टीवी का पिक्चर आता है, फ्रेंड्स में आपको फ्रेंड्स के पिक्चर आते हैं, राइट। बट टीवी मत देखो। मत का क्या है? कुछ पिक्चर बनता है क्या? मत देखो, नहीं देखो, ठीक है। जब आप बोलते हैं ये मत छुओ तो बच्चा वो छुएगा, ये मत करो तो बच्चा वो करेगा, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसमें वो नहीं का पिक्चर ही नहीं है। इसीलिए हम राइट। इसमें पॉजिटिव एफर्मेशंस में बोलते हैं, कुछ भी नेगेटिव। जैसे मैं बोलूंगी जैसे कि अगर मैं बोलूंगी आई एम गुड, ठीक है। ओके। और अगर हाउ आर यू डूइंग, जैसे आपकी हेल्थ कैसी है, हाउ आर यू डूइंग, आई एम फीलिंग गुड या आई एम फीलिंग बेटर, अगर मैं बोल रही हूँ ऐसा। अगर मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, तो अगर मैं बोलूंगी कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो नॉट का मीनिंग नहीं होता सबकॉन्शियस में, फिर भी वो गुड वर्ड को लेता है। अगर मैं बोलूंगी आई एम फीलिंग बैड, तो वो फिर वो बैड वर्ड को ले लेगा। ओके। तो नॉट, नहीं, ये सभी का वेग वर्ड कहते हैं हमें। इसे वेग वर्ड मतलब जिसका कोई पिक्चर या कोई आइडेंटिटी माइंड में क्रिएट नहीं होता है, वो वेग हो जाता है। ओके। और जिसका क्लियर पिक्चर बनता है वही वर्ड का मीनिंग सबकॉन्शियस अपने माइंड में ले पाता है, मतलब अपने पास स्टोर कर पाता है। हाँ, तो ये ऐसे ओके। प्रोग्राम कर सकते हैं। बट मैम टैपिंग से लाइक आई एम नॉट गेटिंग कि टैप करने से कैसे उसको एंकर जो सेट करेंगे तो नहीं, कैसे टैप नहीं, उसका। टैप नहीं, पैट पैट बोला मैंने। जैसे आपने पैट किया पैट। ना, पीछे हम्म। थपथपाया ना पीठ में, उसको हाँ पैट जी। किया, तो वो क्या हो गया? एक टच हुआ आपका, रिपीटेड 2-3 बार आप करेंगे, तो फिर जब आप पैट करेंगे तो वो माइंड को सिग्नल जाता है। वो ओके। एक्सपीरियंस उस बच्चे के इसमें आ गया, मतलब जब मम्मी ने पैट किया तो हम्म। उसका डाइवर्ट हुआ, और उसको ड्राइंग हम्म। अगर अच्छी लगती है, आपने ड्राइंग की बात की या कुछ ये किया, तो मतलब उसका ओके। ध्यान टीवी से हटके ड्राइंग हटके। में, या ओके। टीवी से हटके फ्रेंड की बात में, या टीवी से हटके गेम्स में, या फिर सिंगिंग में या म्यूजिक, कोई भी आप जो जो बात उस समय कर रहे हैं या जो प्ले कर रहे हैं उसमें चला जाए। ओके मैम, थैंक यू ये सो ऐसे मच। एंकर सेट होता है, ऑटोमेटिक काम करता है ये। ओके मैम, थैंक यू। कुसुम जी। हेलो, गुड आफ्टरनून निशा मैम। गुड आफ्टरनून। मुझे दो तीन क्वेश्चन आगे, जब तक सबके सॉल्व होते 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 अभी मैं सब हाँ भूल हाँ, गई। अच्छी बात फिर है। भी मैं अच्छा, कोशिश करूंगी रिकलेक्ट कर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहले तो है ना विजन बोर्ड का था, जैसे मैंने अप्रैल मंथ से मैंने विजन बोर्ड लगा के रखा है। बोलते हैं हम्म उसको देखो विजुअलाइज होता है, तो हम्म मुझे ऐसा लग रहा है कि वो है ना मतलब जिस तरह मैं चाहती हूँ वो हो नहीं रहा है, और बहुत टाइम मतलब लेकिन नहीं हो रहा है मतलब। और सेकेंडली जो ओपन ओपन प्रेयर बोल रहा है, मैं वो भी कर रही हूँ, तो फिर चलता है सब कुछ ठीक ऐसे, मतलब माइंड से मेरे रियलिस्टिक में भले ही नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे माइंड में हो रहा है कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, होगा होगा। फिर ऑल ऑफ सडन मैं एकदम लो फील करने लगती हूँ कि इट्स नॉट वर्किंग करके, या ये ऐसा नहीं भी बोलूँगी इट्स नॉट वर्किंग, कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, मैं बराबर नहीं कर रही हूँ क्या। तो ये विजन बोर्ड और अफर्मेशंस अफर्मेशंस करो ना, तो फिर मुझे 2 दिन 3 दिन से ज्यादा वो अफर्मेशन करने का मन ही नहीं करता है। हम्म जैसे सेल्फ लव के ऊपर मैंने अफर्मेशन किया था, तो उसके मुझे आउटकम भी मिले थे कि मेरी बेटी कभी मेरी तारीफ नहीं कर, मतलब तारीफ करती थी, लेकिन है ना उसको उसके फ्रेंड्स लोग ज्यादा तारीफ करते कि तेरी मम्मी कैसी है, अच्छी है, ये है वो है। तो फिर बोलती है तुमको ये कॉम्प्लीमेंट मिलेगा तो फिर मुझे कब मिलेगा करके, ऐसा।
तो फिर मैंने उसको बस इतना ही बोला था कि तुमको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा तो वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, तो वैसे मुझे मिलेगा तो तुम्हारे लिए कॉम्प्लीमेंट हुआ ना, कि तुम्हारी मम्मी कैसी है तो तुम भी मेरी एज में होगे तो तुम भी ऐसी इससे बेटर दिखोगी करके। तो उसके बाद मैंने सेल्फ लव जब करना शुरू किया था, वो मतलब लगा कर वो सुनते रहने का, तो खुद का रिकॉर्ड करके खुद को सुनती थी, जैसा मैं अपन को देखना चाहती हूँ वैसा मैंने उसके ऊपर लिखा, सेल्फ लव का लिखा हुआ था, वो रिकॉर्ड किया हुआ था, तो वो सुनती थी। तो मेरी बेटी ने सामने से आके मुझे एक तो ऐसे बताया कि आप कैसी दिखती हो, मतलब लाइक अच्छा बोला था, तो वो हुआ। लेकिन उसके बाद से वो मेरा है ना ये होता है ना, बाद में और कुछ दिन तक सुना, लेकिन बाद में और भी बहुत सारी चीजें हैं तो उसमें उलझ जाता है, तो फिर अफर्मेशंस करने का मन नहीं करता है। स्विच वर्ड कुछ दिन किया, स्विच वर्ड तो मेरा काम ही नहीं किया कभी, मेरे को मेड चाहिए, मेड के लिए मैंने स्विच वर्ड करना शुरू किया था, वो हुआ ही नहीं। तो आके जैसे ना मुझे ऐसा फील होता है कि मैं एक सर्कुलर पाथ पे चल रही हूँ, स्टार्ट करती हूँ 180 डिग्री तक चेंज आता है, फिर वापस आके उसी पॉइंट पे अटक जाती हूँ। तो ये कैसे मैं कर सकती हूँ अपने आप को? ये क्या होता है ना, हमारा एक मसल मेमोरी होता है, जो चीज हमारा, मैंने एक्सपीरियंस बोला ना, वो मसल मेमोरी। हम जो कर रहे हैं, जो हमारे साथ में हो रहा है, वो मेमोरी में है स्टोर्ड। ठीक है। और वो हमें बार बार याद दिलाता है एक्सपीरियंस के थ्रू, जब आप करने के लिए जा रहे हैं, कि आप जब बोलेंगे कि मेरी बेटी मेरी तारीफ करती है, और एक्चुअली में जो एक्सपीरियंस हुआ है वो है कि एक दो बार किया होगा तो आपको लगा होगा एफर्मेशन करने से किया, बट फिर आपने एफर्मेशन छोड़ दिया, तो आपको क्या एक्सपीरियंस हो गया कि एफर्मेशन मैंने छोड़ दिया इसलिए वो उसका इफेक्ट कम हो गया, या नहीं है। बट ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि आप उस चीज को कंटिन्यूअसली 84 डेज तक अगर करते हैं, तो वो आपका मसल मेमोरी बनता है, जिसको इरेज नहीं किया जा सकता। लेकिन चैलेंज वही आता है कि 84 डेज तक कंटिन्यू करना विदाउट ब्रेक। वो जैसे एक लॉन है, घास है, ग्रास, उसके ऊपर आप चलते हैं, डेली चल रहे हैं, डेली चल रहे हैं, तो वो ग्रास उगेगी नहीं, रास्ता बन जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं चल रहे तो फिर वापस से घास उग जाएगी। तो उसको परमानेंट घास को हटाने के लिए, कि फिर से घास उगने के लिए कुछ बीज ही ना रहे घास का, या कुछ आसपास सराउंडिंग के घास ही ना आए, इफेक्ट ही ना आए उस घास को दोबारा उगने का, लॉन में ग्रास का, तो वो एक पाथ क्रिएट हो जाता है ना, फिर वो पाथ आपका नया पाथ बन जाता है। फिर आपको पाथ चेंज करना है, फिर दूसरी जगह से आप कंटिन्यूअसली 84 डेज तक करना होता है। तो इसके लिए आपको अगर लगता है कि ये हो रहा है, तो वही है, सबकॉन्शियस माइंड में ना आपको लगता है कि मुझे ये आउटकम अचीव हो रहा है। फिर कहीं ना कहीं एक क्रिटिक होता है जो बोलता है कि पिछली बार तो नहीं हुआ था, इस बार क्या गारंटी है कि होगा। इंटरनल कम्युनिकेशन। तो फिर क्या हो रहा है ना, अ, आप आगे बढ़ रहे हो, पीछे से कोई आपको क्रिटिक खींच रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, पीछे से कोई क्रिटिक खींच रहा है। तो इसको डेली जब प्रोग्राम करते हैं, तब जाके वो मसल मेमोरी बनता है, और सब कुछ पुराना इरेज हो जाता है। सब चीज, अगर अगर 5 घोड़े हैं, 7 घोड़े हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएगी रथ। अगर चारों पांचों ये 7 घोड़े एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो ही हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक घोड़ा बोलता है नहीं मुझे इधर जाना है, 5 घोड़े या 7 6 घोड़े बोलते हैं कि नहीं हमें तो इधर जाना है, एक घोड़ा कहता है कि नहीं 2 मिनट के लिए इधर चलते हैं। वो आपके माइंड में होता रहता है, जो आपको विजिबल नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, बट ये होता रहता है। तो इसके लिए परमानेंटली आपको इसको प्रोग्राम करना पड़ेगा 84 डेज तक। अगर आप एफर्मेशन यूज कर रहे हैं तो उसको वही इंटेंशन से करिए। अगर आप कुछ और टेक्निक यूज कर रहे हैं, विजन बोर्ड का ऐसा है, जैसे मैंने बोला कि सबकॉन्शियस माइंड में ना हर चीज चल रहा होता है बैकग्राउंड में। विजन बोर्ड में आपका बैकग्राउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लस विजन बोर्ड आपने बनाया तो उसको क्रिएटिवली कैसे विजुअलाइज करें। खाली विजन बोर्ड बनाने से वो काम नहीं करता है, उसको विजुअलाइज करके, मैं इसको चक्रा में बहुत अच्छे से बताती हूँ। तो मैं आज बताऊंगी तो लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपका क्वेश्चन को रखती हूँ। मैं इसको चक्रास में बताऊंगी। कल मैं बताती हूँ चक्रास में कि क्या चीज कब काम करता है। विजुअलाइजेशन, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट कब होता है, मैनिफेस्टेशन तभी स्टार्ट होता है। हमारे अंदर जो चक्रास है, नीचे के जो 3 चक्रा है, उनको ही हमें एक्टिवेट एनर्जाइज करना टफ जॉब है। जैसे ही वो तीनों एक्टिव एनर्जाइज हो जाते, ऊपर के बहुत इजी है करना। और लिबरेटिंग करंट एक होता है जो रूट चक्रा से जाता है ऊपर की तरफ, और मैनिफेस्टिंग करंट होता है जो क्राउन चक्रा से आता है नीचे की तरफ। ये दोनों करंट जब फ्लो होता है, तभी आपका गोल अचीव होता है, चाहे वो कोई भी ड्रीम हो, डिजायर हो, कुछ भी हो।
वो तभी होता है। लेकिन कहीं पे भी ये करंट रुक रहा है तो वो नहीं होता। और करंट कैसे रुक रहा है? कहीं ना कहीं आपके जो एफर्मेशन है, कहीं ना कहीं आपके जो माइंड में जो आपके प्रोग्रामिंग जो बातें चल रही है इंटरनली, कम्युनिकेशन, वो उस चीज को मैनिफेस्ट होने से रोक रहा है। तो ये चक्रास में बहुत अच्छे से मैं बताती हूँ कि कैसे लिबरेटिंग करंट और मैनिफेस्टेशन का जो करंट होता है वो कैसे फ्लो अच्छे से होता है, और तब जाके कोई भी डिजायर आपके, जैसे आप बोलेंगे ना किसी को कि मुझे पैसा नहीं आ रहा, तो बोलेंगे आप ये चक्रा पे काम करो, ऐसे ये मुझे डर लगता है तो आप ये चक्रा पे काम करो, मैं बात नहीं कर पाती हूँ तो ये चक्रा पे काम करो। तो आपके सिम्टम्स देख के आपको सजेस्ट करते हैं जो जानकार है कि कौन से चक्रा पे आपको काम करना है। मतलब कहीं ना कहीं आपके कुछ मैनिफेस्टेशन रुका हुआ है ड्यू टू सम ब्लॉकेज इन द चक्रास। वैसे ही जब एनर्जी फ्लो होना चालू हो जाता है तो मैनिफेस्टेशन बिगिंस। तो वहां पे आप मुझे मैनिफेस्टेशन के लिए विजुअलाइजेशन का, एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करना जरूरी होता है। आप विजन बोर्ड मुझे भेजो, मैं आपको देखूंगी, अगर विजन उसको विजुअलाइज कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। और चक्रा के लिए मैं इसमें नहीं बताऊंगी, क्योंकि ठीक है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का अगर मैं इस टॉपिक में 5 दिन में लेती हूँ तो उसमें चक्रास का भी मैं बताऊंगी कि कौन सा चक्रा को हमें कैसे करने से ये विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होगा। ठीक है, और आपको याद आए तो बाद में पूछ लीजिए। थैंक जगन यू जी, मैम। वेलकम। जगन जी नमस्ते दीदी। नमस्ते। हाँ, ये मैंने वो इन्फॉर्मेशन तो मैं करता हूँ दीदी, पर ये होता है कि अभी तो मेरा बहुत मतलब मैं फील कर पाता हूँ, हम्म ये मुझे रेगुलर करके ही हुआ है। पर ये कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, पर बैकग्राउंड में जो आप कह रहे हैं ना, उसके जो नेगेटिविटी, मतलब हम कह रहे हैं कि ना मैं ये कर पाऊंगा, जो बैकग्राउंड में चलता है, तू कहाँ कर पाएगा, तू तो है नहीं, ये जो चलता है, ये इसके ये जो चीजें हैं, और इसके लिए हम जो पूरा का पूरा इसे फील नहीं कर पाते हैं, पूरा विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए ही मुझे वो उस समय बहुत ज्यादा रुक रहा था। पर अभी ये होता है कि मतलब मुझे कम से कम इसमें 3-4 साल हो गया, मतलब इस तक यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो ये इतना समय लगता है, या मैंने बीच में छोड़ा भी है इसे, मतलब कंटिन्यू नहीं किया था बहुत सी चीजें, पर कुछ चीजें है मैंने कंटिन्यू करके कर लिया था। अच्छा, तो ये अभी मैं अच्छे से फील कर पा रहा हूँ इसे। और एक बात है दीदी कि हम मतलब जैसे एक बच्चे को हम यदि कुछ उनके माइंड में कुछ देना चाहते हैं, तो क्या हम उन्हें बिना टच करके, उन्हें कुछ नहीं करके भी हम कर सकते हैं हमारे एफर्मेशन से? जैसे कि क्या देना चाहते हैं, एग्जांपल बताइए। मान लीजिए कि कोई थोड़ा बदमाशी करता है, मतलब घर वालों की बात नहीं सुनता, अपने आप अपनी मर्जी का करता है, तो उसमें हम किस हिसाब से एफर्मेशन दे सकते हैं? आप अगर स्विच क्या वर्ड यूज एफर्मेशन कर हो सकते पाएगा? हैं। हाँ, अफर्मेशंस नहीं, अफर्मेशंस हम अपने लिए यूज करते हैं, अफर्मेशंस फॉर सेल्फ। ठीक है, अब वो टाइम पे एंकर सेट करना, मतलब जैसे कि उस बच्चे को डाइवर्ट करना, जब वो बदमाशी कर रहा है तो उसको अच्छी चीजों में डाइवर्ट करना, तो आप लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हैं। आपने उसका डाइवर्ट, माइंड को डाइवर्ट किया कुछ बोल के, तो वो क्या है जो आप बोलेंगे, जैसे कि आपको उसका ये पॉइंट निकालना है कि क्या उसको इंटरेस्ट देता है। अगर उसको कुछ खाने की चीज पसंद है, जब वो बदमाशी कर रहा होता है, वो पैटर्न को ब्रेक करना होता है। तो जब वो बदमाशी कर रहा है, उस पैटर्न को आप ब्रेक करने के लिए उसका फेवरेट चीज या फेवरेट टॉपिक या फेवरेट बात, या उसको मतलब उसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बच्चा को अगर तारीफ पसंद है या उसने कोई परफॉर्मेंस किया तो वो बातें लेकर आइए। फिर उसके बाद में दूसरा, जो उसको टच नहीं किया आपने, लेकिन आपने कुछ गायत्री मंत्र प्ले कर दिया, आपने टच नहीं किया लेकिन कोई एक दो बत्ती चंदन वाली लगा दी, आपने टच नहीं किया लेकिन आपने उसको कुछ हाथ से कुछ ऐसे करके दिखाया, तो वो उसके माइंड में चला जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे टॉनी रॉबिन्स है ना, एंथनी रॉबिन्स, वो भी कुछ ऐसे एक्शन करते हैं कि लोग उनको वो एक्शन देखते ही लोग पागल हो जाते हैं, है ना। तो और एक अगर आप इंस्टाग्राम में देख रहे होंगे तो शिंटू मौर्या बोल के है, जो कुछ भी चीज लेके पेंटिंग ड्राइंग कर देता है, हाँ, मैंने देखा है दीदी। है ना, इंक लेके हाँ, वो चॉकलेट कोई से बना लेते हैं, इंक से किसी भी लेके चीज, बना लेते किसी हैं, भी चीज बहुत से, सी हाँ चीजों से बना लेते हैं। हाँ,
हाँ, तो उसने एंकर सेट करके रखा है। जब वो ड्रॉ करने के लिए जाता है, बोर्ड ऐसे वर्टिकल होता है ना, तो वो पहले अपने हाँ हाथ को ऐसे घुमाता है, उल्टा घुमाता है, फिर एक एंकर सेट करता है, उसके बाद वो चालू करता है। तो वो हाँ उसका हाँ हाँ एंकर है। तो उसने वो सेट करके रखा है कि मैं जब ये ऐसा करूंगा तो मेरा कंसंट्रेशन पूरा इसको खत्म करने तक रुके ना। हाँ तो आप भी अगर उसको, कुछ बच्चे को ऐसे दिखाते हैं कुछ भी एक्शन करके, है ना, जैसे कि ऐसे क्लैप कर दिया 3 बार, वो भी एक एंकर है। जब जब वो बच्चा बदमाशी कर रहा है, उसको बुलाया, और उसको बुला के आपने कुछ बोला, अरे सुनो सुनो सुनो, ऐसे करके, या फिर उसका जो डाइवर्ट जहाँ पे किया आपने उसका खाने की चीज को लेके, या अच्छा वो बताना वो कौन सा सॉन्ग है, अगर उसको सॉन्ग पसंद है तो, अच्छा तुमने कौन सा डांस किया था उसमें, ऐसे करके उसको किया। और जैसे ही वो डाइवर्ट हुआ, उसका पैटर्न ब्रेक हुआ, आपने अच्छा अच्छा ठीक है वेरी गुड, अगर आपने ऐसे करके 3 बार वेरी गुड भी बोल दिया, वो भी एंकर सेट हो गया। फिर जब वो फिर हाँ से हाँ बदमाशी कर रहा है, फिर से उसको आवाज दिया, कुछ भी एक बात बोल के वेरी गुड बोल दिया, तो बच्चा बार बार उस वक्त एंकर उसका सेट हो जाएगा। फिर उसको वो एंकर ही डाइवर्ट कर देगा अगर वो बदमाशी कर रहा है, तो आपको बस बजाना है 3 बार ताली, वेरी गुड बोलना, एंकर म्यूट, सेट। आपका आवाज नहीं आ रहा दीदी। नहीं आ रहा? मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी अभी क्लियर है। ओके ओके। हाँ, तो मैंने यही बोला, इंटरनेट कनेक्शन, अच्छा मैं वीडियो ऑफ कर देती हूँ। नहीं अभी हाँ तो क्लियर है दीदी। हाँ, मैंने यही बोला कि आपको देखना है कि कब वो डाइवर्ट हो रहा है, और उसके बाद ये हम एंकर का टॉपिक जब करेंगे, एंकर एंकर का टॉपिक जब करेंगे तब इसके क्वेश्चंस और लूंगी मैं। हाँ दीदी और किसी का क्वेश्चन है, या फिर हिमाली जी का है? थैंक यू दीदी। वेलकम। आवाज नहीं आ रही है हिमाली जी?